नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार काफी रफ्तार में भर्तियां निकाल रही हैं। अभी आपने शिक्षक भर्ती को देखा होगा कि 1.25 लाख भर्तियां निकाली गई और बताया जा रहा है कि 2 महीने के अंदर उनका सारा प्रोसेस पूरा करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। और लगातार जितने भी पेंडिंग वैकेंसियां हैं, जितने भी विभागों में पेंडिंग थी, उन सभी का प्रोसेस कंप्लीट करके ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। यानी कि सरकार का मोटिव क्या है कि 2024 में इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट को दिखाना है कि हम कितनी ज्यादा छात्रों को यहाँ पे हमने फायदा पहुंचाया है। ज्वाइनिंग लेटर तक का भी देने का काम कर दिया है। अभी फ्रेंड्स ये वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी हो जाती है बिहार के अंदर। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स ये है इंटर स्तरीय 11,098 पदों पे निकाली गई वैकेंसी। इंटर स्तरीय मतलब अगर आप +2 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है और कुछ भी नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स ये वैकेंसी बहुत बड़ी, यूं कहें कि सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। कहने को तो ये इंटरमीडिएट स्तरीय वैकेंसी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ इंटर वाले छात्र बैठेंगे। यहाँ पे आपके साथ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी सभी छात्र बैठने वाले हैं। क्योंकि बेरोजगारी का लेवल सबको पता है कि अधिक से अधिक पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो भी छोटी से छोटी नौकरी करने के लिए तैयार है। नौकरी ये छोटी भी नहीं है ना, इसीलिए जो भी लोग ये भी सोचते हैं कि हमें छोटी नौकरी नहीं करनी है, लेकिन यहाँ पे वो जरूर आवेदन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे उनको पोस्ट मिलने वाला है राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, लोअर डिवीजन क्लर्क का। और फ्रेंड्स एक आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में लोअर डिवीजन एलडीसी के पोस्ट पे जाते हैं, जो कि इस वैकेंसी में मतलब मूलतः वही वैकेंसी है, ये इंटर स्तरीय पे आपको एलडीसी का पोस्ट मिलता है। और उस डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई यूडीसी नहीं है, यानी कि अपर डिवीजन, यानी कि आपको स्नातक स्तरीय कोई जो सीटें होती हैं क्लर्क की वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो कार्य प्रभार मिलता है वो उनका कार्य प्रभार आपको मिल जाता है। यानी कि आप एक बड़ा बाबू के पोस्ट पे काम कर रहे होते हैं एज ए क्लर्क। ठीक है, तो सारा जो उनके पास पावर होता है, जितना फंडिंग आता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका इनकम कैसे हो जाता है, थोड़ा बहुत वो उस पर भी बताएंगे आपको, ताकि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्ट बना के इस फॉर्म को भरें और जी जान लगा के मेहनत करें। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको शुरू करना चाहूंगा और सारी बातों पे आप लोग ध्यान देंगे कि सर्टिफिकेट वगैरह क्या कुछ कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी बेकार पॉइंट नहीं है, तो समय पूरा दीजिएगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। ओवरव्यू फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे 27/9 से लेके 11/11 तक फॉर्म भरे जाने वाले हैं। आप मान के चलिए कि जब से ये फॉर्म भरा जाने वाला है 27/9 से, यानी कि आपको अक्टूबर के अंदर ही फॉर्म भर लेना है। अगर आप 11 महीने में सोच रहे हैं कि मैं 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में फॉर्म भरने जाऊंगा, तो हो सकता है कि आप फॉर्म ना भर पाए। कारण ये है कि फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा भीड़ रहने वाली है और उस भीड़ के कारण से क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। जब किसी चीज में कैपेसिटी से ज्यादा, किसी बस में अगर आप कैपेसिटी से ज्यादा लोड डालें तो हो सकता है कि बस पलट जाए, बस का चक्का पंचर हो जाए। ठीक उसी प्रकार होता है वेबसाइट्स के ऊपर कि अगर आप उसकी कैपेसिटी से उससे ज्यादा उस पे आवेदन नहीं, मतलब एक समय में आप उस वेबसाइट पे जाने की कोशिश करेंगे, वेबसाइट अलाउ करता है 5,000 लोग एक साथ हमारे ऊपर आ सकते हैं, और वहां पे अगर 10,000 लोग जाएंगे तो क्या होगा, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो अंतिम तिथि में वही कुछ ऐसी ही स्थिति होती है कि अगर आप जाते हैं तो अंतिम तिथि में बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते हैं, जिस कारण से सर्वर काम नहीं कर पाता है और आप परेशान हो जाते हैं। फॉर्म भरना है फ्रेंड्स, अक्टूबर के अंदर तक ही भर लीजिएगा, 11 नवंबर तक का वेट प्लीज मत करिएगा। और यहाँ पे जो लोग फॉर्म भरेंगे उनको फ्रेंड्स 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। एक तो फ्रेंड्स आपका प्राइमरी टेस्ट। अभी ये जो आवेदन लिए जा रहे हैं 27 से 11 नवंबर तक, ये आपका प्राइमरी टेस्ट का लिया जा रहा है, यानी कि आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर अभी आप जो फॉर्म भरने वाले हैं पीटी का, इसमें सबका कॉमन टेस्ट होने वाला है। उसका सिलेबस मैंने पहले से डिस्कस कर दिया, आपके स्क्रीन पे उसका सिलेबस का छोटा सा पार्ट दिख भी रहा होगा, और डिटेल हम लोग बाद में भी उस पर बने रहेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में। तो अगर आप इस पीटी को पास करते हैं तो जितनी सीटें हैं, लगभग 11,000 सीटें जो यहाँ पे हैं, उससे 5 गुना ज्यादा छात्रों को यहाँ पे क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। लगभग यानी कि यहाँ पे 45,000 छात्रों को, 45,000 से ज्यादा ही छात्रों को यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। जब मेंस का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपसे फिर से आवेदन लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर, उसमें टाइपिंग वाला भी पोस्ट है और बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है, और साथ में जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं बिहार के अंदर, ऑलमोस्ट जितने भी विभाग हैं सभी के अंदर ये चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर आपका जो विशेष प्रकार का कुछ अलग अलग पोस्ट भी है, डिपार्टमेंट के अनुसार ही पोस्ट यहाँ पे निर्धारित किए गए।
तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है मेंस एग्जामिनेशन के टाइम पे ही कि सबसे पहला प्रेफरेंस, आपकी पहली चॉइस, आपकी पहली पसंद कौन सा डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, आपको खुद से फॉर्म भरना होता है। अगर आपने उसमें टाइपिंग वाला भी पोस्ट सिलेक्ट कर लिया है, वो आपकी मर्जी है कि आप बिना टाइपिंग वाला भी करके छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल आपको 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, लेकिन कोई छोड़ता नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपने टाइपिंग वाला भी पोस्ट सिलेक्ट कर लिया है तो आपको टाइपिंग से भी गुजरना पड़ेगा। कब? जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहले आपका अभी ये डेट निकला है पीटी के लिए। पीटी में अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको मेंस के लिए फॉर्म भरना है। मेंस में आपका अपना जो संबंधित आपका जो विभाग है वो सिलेक्ट करना है, कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और आपने टाइपिंग वाला भी पोस्ट सिलेक्ट किया है। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें 2 प्रकार की पदे हैं, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग। टाइपिंग वाला किया तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट से भी गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगा गया है, और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश टाइपिंग केवल मांगा गया है। इंग्लिश के अंदर अगर टाइपिंग की स्पीड की बात करें तो कम से कम आपको 40 पे प्रैक्टिस करना है कि 40 से ऊपर ही रहे, और हिंदी में 35 से ही ऊपर रहे। उससे कम रहेगा तो आप एग्जामिनेशन में फेल कर जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग का भी अलग कट ऑफ आता है इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि 40 से ऊपर कट ऑफ चला जाता है, ऐसा नहीं है। 40 के ही आसपास रहता है इंग्लिश का, और हिंदी का 35 के ही आसपास रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे कैसे आपको कितने स्टेप से गुजरना है। 2 बार फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि 2013 में वैकेंसी निकली थी तो लगभग आपको 20 लाख लोगों ने आवेदन किए थे, और इस बार लगभग 30, 35, 40 लाख भी हो सकता है आवेदन। जरूरी नहीं है कि आपका आवेदन 20 लाख पड़े। और दूसरी चीज की जो लोग सोच रहे होंगे कि 2013 में वैकेंसी निकली थी और 20-22 में उनका ज्वाइनिंग हुआ है, इस बार भी कुछ वैसा होगा, तो ये चीज अपने जहन से निकाल दीजिएगा। इलेक्शन को प्रोस्पेक्टिव इलेक्शन को देखते हुए हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग आने वाले साल के शुरुआत में ही हो जाए। उसी के को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितने भी अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, उसमें बहुत ही कम समय दिया जा रहा है आपको टेस्ट के लिए। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर लीजिए, और आगे जैसे कुछ स्पेशल कुछ आता है कि कहां से पढ़ें, क्या कुछ करें, तो हम लोग उस पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। किसी शिक्षक के द्वारा भी आपको जो एक्सपर्ट इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनका इंटरव्यू भी आप लोग को कंडक्ट कराएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस आपको जानने को मिले, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहाँ पे 3 प्रकार के पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर है, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ठीक है। तो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का क्या मतलब है? पहले फ्रेंड्स क्या होता था कि ग्रेड पे के हिसाब से सभी लोग देखते थे कि कितनी ग्रेड पे की जॉब है, लेकिन अब ग्रेड पे का सिस्टम खत्म हो गया। लेवल जब से जारी किया गया तब से ग्रेड पे अब नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी अगर लेवल 2 की कोई वैकेंसी है तो उसका ग्रेड पे 1900 होता है, लेवल 3 की है तो उसका 2000 होता है ग्रेड पे, और लेवल 4 में आपको 2400 ग्रेड पे होता है स्टार्टिंग में, बढ़ता भी है। और ऑलमोस्ट जितनी आपकी सैलरी लेवल 2 के पोस्ट पे काम करेंगे तो 25,000 के आसपास मिल जाएगा, लेवल 3 के पोस्ट पे काम करेंगे तो 30,000 के आसपास मिल जाएगा, और लेवल 4 के पोस्ट पे काम करेंगे तो आपको 35,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगा। कम ज्यादा भी होता रहता है, डिपेंड अपॉन किस शहर में आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप पटना में जाते हैं तो वहां पे HRA यानी कि हाउस रेंट अलावेंस जो होता है वो ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि डिपेंड करता है कि किस क्लास की सिटी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक। उस अनुसार आपका हाउस रेंट का जो होता है डिसीजन वो लिया जाता है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कितनी सैलरी मिलने वाली है। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जितना जो लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पे जो लोग काम करेंगे वो किसी भी विभाग के अंदर हो, अगर वहां पे अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट खाली है तो आपको प्रभार मिल जाएगा, एक बड़ा बाबू के पोस्ट पे आप वहां पे काम करेंगे। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए थी, कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे कौन से लोग एलिजिबल है। केवल आप इंटरमीडिएट पास है, CBSE से हो, बिहार बोर्ड से हो, ICSE से हो, दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट है वो भी हो, कहीं से आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। पॉलिटेक्निक वाले जो छात्र हैं वो कमेंट कर रहे थे कि क्या हम लोग एलिजिबल हैं। बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा एग्जांपल दिख रहा होगा, इस लेटर में ये स्पष्ट किया हुआ है। 19 तारीख का ये लेटेस्ट लेटर है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पॉलिटेक्निक है वो बिहार सरकार ने समकक्ष कर दिया है इंटरमीडिएट के, वो पहले से भी है, लेकिन एक लेटर के जरिए आपको मैं फिर से दिखा देता हूं ताकि आप लोग घबराएं नहीं। अगर इंटरमीडिएट का कॉलम है तो आप उसको डिप्लोमा समझ के भी वहां पे अपनी डिटेल्स डाल के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और ITI वालों को फ्रेंड्स लगातार सरकार बता ही रही है कि आप इंटरमीडिएट के समकक्ष हो। अगर आपने ITI भी किया है तब भी आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे ये वैकेंसी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंटर वाले भी फॉर्म भरेंगे, डिप्लोमा वाले भी भरेंगे और ITI भी वाले फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स महिलाओं के लिए एक क्लॉज है
कि जो उनका जाति प्रमाण पत्र रहेगा वो उनके पिता के निवास के स्थान का रहेगा। यानी कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है, उनकी शादी हो गई है और वो अपने पति के घर चली गई है, और हो सकता है कि उनका कास्ट डिफरेंट हो उनके हस्बैंड का या फिर नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म में उनको डालना है जाति प्रमाण पत्र, वो उनको डालना है अपने पिता के स्थान वाला। अगर वो वहां के स्थान वाला नहीं डाल पाती हैं और अपने पति के स्थान का डालती हैं तो उनको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा या फिर उनकी वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी, उनका भर्ती ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो फीमेल कैंडिडेट है इस पे ध्यान दीजिएगा कि अपने फादर के स्थान यानी कि अपने पिता के निवास स्थान का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करा के ही आप आवेदन करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंड्स अब बाकी लोग का जाति प्रमाण पत्र के बारे में मैं बता देता हूँ कि अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो बिहार के अंदर फ्रेंड जो ओबीसी होता है दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है बीसी और एक होता है ईबीसी। ठीक है, यानी कि आप इसको बीसी को बीसी 2 के नाम से भी जानते हैं और ईबीसी को बीसी 1 के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र गलती कर देते हैं और जिस कारण से उनका फॉर्म भरना और ना भरना बराबर हो जाता है। यानी कि अगर कोई जाति में कंफ्यूज है तो सबसे पहले अपने पापा, दादा, चाचा, रिश्तेदार से ये कंफर्म हो लीजिए कि आपकी जो जाति है वो अत्यंत पिछड़ी जाति में आती है या पिछड़ी जाति में आती है। ठीक है, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, यानी कि बीसी का मतलब होता है पिछड़ी जाति और ईबीसी का अत्यंत पिछड़ी जाति, इसको फ्रेंड्स बीसी 2 के नाम से भी जाना जाता है पिछड़ी जाति को, और अत्यंत पिछड़ी जाति को बीसी 1 के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी चीज है, आप लोगों को चाहिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर। ये आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि नॉन क्रीमी लेयर, भैया होता क्या है ये नॉन क्रीमी लेयर। मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स 2 प्रकार का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है। पहली चीज कि अगर आप बिहार सरकार की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, और दूसरा कि भारत सरकार के लिए नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार सरकार की भर्ती है तो आपको जो है यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगने वाला है, वो लगेगा बिहार सरकार की भर्ती के लिए वाला नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कैसे बनेगा? पहले आपके पास जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो आय प्रमाण पत्र होता है फ्रेंड्स वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, जाति पुराना है चलेगा, निवास पुराना है चलेगा, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपका 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो नॉन क्रीमी लेयर है तब जाके आप आवेदन कर पाएंगे बिहार सरकार की नौकरी हेतु। ठीक है, जब आपका ऑलरेडी तीनों आपके पास हाथ में रहेगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आपको नॉन क्रीमी लेयर चाहिए बिहार सरकार वाला, तभी जाके आप आरक्षण के लिए यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता 8 लाख से ज्यादा प्रति साल कमाते हैं, वो लोग ओबीसी में भी रहने के बावजूद वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये समझिएगा कि मेरे पापा 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं साल के, और ऑन रिकॉर्ड इनकम टैक्स में जो रिकॉर्ड होता है ऑन रिकॉर्ड इनकम है उनका उतना, तो भी आपको ओबीसी का लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ गए। उसके बाद फ्रेंड जो जनरल के छात्र हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, उनको लगता है फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ठीक है, सवर्ण जो होता है जिनको सवर्ण के नाम से जाना जाता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपका 1 साल के अंदर का होना चाहिए, यानी कि मार्च के बाद का आपका होना चाहिए, अगले मार्च तक का। ठीक, अगर उसके बीच में है तो ठीक है, नहीं तो नया बनवा लीजिएगा, अच्छा खासा समय है, 10 दिनों के अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। यहाँ मिस्टेक मत करिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये आपको इंपॉर्टेंस रखता है कास्ट फॉर्म भरते समय, कास्ट में मिस्टेक कभी नहीं करना है। रिजल्ट आने के बावजूद भी आप बोगस साबित हो जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट जनरल जाति में नहीं आता है और आपने ये कैटेगरी गलत फिल किया हुआ है तो आपका पढ़ना ना पढ़ना सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आपको तो विशेष रूप से हम कांटेक्ट कर लेते हैं उन लोगों को जो हमें ईमेल करके अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, तो उनकी हेल्प हम लोग अपने स्तर से जरूर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अभी पिछली बार ऐसा तो कुछ फॉर्म भरते समय नहीं मांगा गया था डिटेल, लेकिन इस बार जब आपको 27 तारीख आएगा उससे पहले हो सकता है कि आपको, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन में इंटरमीडिएट के साथ साथ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको बस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज, कंप्यूटर का ज्ञान या फिर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपने बीसीए किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है, तो आप डिग्री है, मतलब डिग्री हो गया वो, ठीक है, ग्रेजुएशन किए हुए, तो आपको अलग से किसी भी प्रकार की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट के स्थान पे वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से आपने डिप्लोमा किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए जिसको बोलते हैं, ठीक है, पीजीडीसीए ये किया हुआ है, तब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से,
ठीक है, तो आप एलिजिबल है। ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपको 12 महीने का होता है। उसके बाद DCA की बात करें, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 महीने का कोर्स होता है, ये दोनों भी एलिजिबल है। CCC का कोर्स आपने घर बैठे एग्जाम देके आपने CCC सर्टिफिकेट लिया है, वो भी एलिजिबल है। डोएट सोसाइटी से आपने A लेवल, O लेवल, B लेवल किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तब भी वो सर्टिफाइड है। और अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है और अभी से भी चाहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सेंटर पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वॉल्व करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वो भी वैलिड है। लेकिन आप उसको सारी डिटेल्स, इतने सारे सर्टिफिकेट हैं जो वैलिड है, मैं सबको बताना चाहूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसके रिगार्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें ईमेल करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल मिल जाएगा और आपके स्क्रीन पे भी ईमेल दिख रहा होगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये वैकेंसी में कौन से सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट आपका फॉर्म भरने से पहले के डेट का होना चाहिए। याद रखिएगा कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, ये स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि जब फॉर्म आप फिलअप करेंगे उस डेट से पहले के डेट का सारा आपके पास ये निर्गत होना चाहिए। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं अभी आवेदन किया है और बाद में मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा तो वो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड नहीं है नोटिफिकेशन की माने तो यानी कि जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, फिर से मैं याद करा दूं कि फॉर्म भरने से पहले के डेट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली आपको सारी चीजें समझ में आ गई। हो सकता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए होंगे, लेकिन आप जरूर उसको कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हमने उससे भी कवर करना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। अब होता है कि फिर से क्लास पॉइंट की क्या हमारी एक्स्ट्रा इनकम है, क्या ऊपरी कमाई कैसे है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी विभाग के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी विभाग में आप किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारे आप पे एक्स्ट्रा प्रभार सौंप दिया जाता है। बहुत सारा कार्य ऐसा होता है जिसमें आपको मार्केट से कुछ चीजें लानी होती हैं, जैसे कि भंडार जो आपका होता है, भंडार घर, जो किसी भी ऑफिस में जो आपको जो सामान वस्तु जो आती है, ठीक है, उसको रखने के लिए एक भंडार होता है, आपको भंडार कक्ष, उसका अगर जिम्मेवारी आपको मिल जाए, उसके सामान लाने ले जाने का जो भी जिम्मा मिल जाए, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। और बाकी किसी प्रकार का अलग से जिम्मा मिल जाता है तो उसके लिए फंडिंग गवर्नमेंट अलग से करती है। अब उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, करना भी चाहिए, और बहुत लोग क्या करते हैं कि उनका बिल वो बढ़ा के वेरीफाई करा लेते हैं। जैसे कि उन्होंने काम किया 500 का और 800 का बिल बनवा लिया, और बिल तो फ्रेंड्स फिर डिपार्टमेंट को ही पे करना पड़ता है, डिपार्टमेंट ही वो बिल वेरीफाई करके फिर से पैसा डिपार्टमेंट आपके जो ऑफिस है उस स्तर तक वो पहुंचा देती है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो जरूर लेके आएंगे ताकि आप लोगों को और इंटरेस्ट बना रहे और ये जो फॉर्म है आप इसको अच्छे से भरें और सफलता को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।